हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय राजनीतिक विज्ञान पाठ चौथा, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। स्टूडेंट्स के पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ इस पाठ के ऊपर। इसके अंदर मैंने बताया है आंदोलन किसे कहते हैं, आंदोलन क्यों होता है, आंदोलन क्या विशेषताएं होती हैं, आंदोलन क्यों जरूरी है होना। ठीक है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में जो प्रमुख आंदोलन किए गए हैं उनमें से कुछ आंदोलनों के बारे में हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। वैसे तो हमारी किताब में टोटल 6 आंदोलन के बारे में बताया गया है, चूंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 आंदोलन के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आदिवासी आंदोलन, उसके बाद देखेंगे किसान आंदोलन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रमिक आंदोलन। ये आंदोलन क्यों हुए, क्या कारण था होने का, तो इस सभी का डिटेल में हम लोग अध्ययन करने वाले। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग ने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं आदिवासी आंदोलन किसे कहते हैं। आप सभी को मालूम है स्टूडेंट, जो आदिवासी लोग रहते हैं वे जंगलों में रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ठीक है, जब उनके जंगलों पर किसी तरह की हानि होती है, उनकी जो वन संपत्ति है, उनकी आजीविका चलाने का क्या होता है, साधन होता है। आप सबको मालूम है, जो उनकी वन संपत्ति होती है, जंगले होते हैं, उनका आजीविका चलाने का एक मात्र साधन होता है। लेकिन जब उस पर समस्याएं निर्माण होती है तो अलग अलग आदिवासी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। उनकी अलग अलग मांगे हो सकती हैं। क्या मांगे हो सकती है, जैसे वनों पर उनका अधिकार होना, साथ ही साथ वन से जो भी उत्पादन इकट्ठा होता है उस पर आदिवासी लोग का हक रहेगा, और वो लोग वन वृक्ष में, यदि वन भूमि पर वो लोग वृक्षारोपण करने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। जब इस तरह की चीज़ें नहीं होती उनके साथ तो आदिवासी आंदोलन शुरू हो जाता है। जैसे पिछले समय में भारत में अलग अलग जगहों पर आदिवासी आंदोलन हुआ है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों के वन संपत्ति पर आजीविका के आधार को समाप्त करने की कोशिश की थी। स्वतंत्रता के पहले अंग्रेज लोग रहते थे भारत में, तो उन्होंने जो आदिवासियों का जो स्वामित्व था, आदिवासियों का जो हक था जंगलों पर, उसको खत्म करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से छोटा नागपुर क्षेत्र में कोलाम और उड़ीसा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल, मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसका विद्रोह किया था। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग आदिवासी जाति के लोगों ने इसके प्रति विरोध किया था। कब किया था? स्वतंत्रता पूर्व जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने आदिवासियों का जो जंगलों पर स्वामित्व होता है उसको खत्म करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से कोलम, गोंड, कोली, भील, रामोशी, संथाल, मुंडा जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो आदिवासी प्रजातियां हैं उन्होंने अलग अलग आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, अब आगे। तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है और तब से लेकर आज तक आदिवासियों का संघर्ष जारी है। भारत में आदिवासियों को कई समस्याएं हैं, भारत में बहुत सारी समस्याएं आदिवासियों के लिए। ठीक है, उनमें सबसे प्रमुख समस्या उनकी जंगलों पर जो अधिकार है उनको नकारा जाना। ठीक है, आदिवासी जंगल में रहते तो उनका मानना है कि जंगलों पर आदिवासी लोग का हक है। जब उस पर सरकार अपना हस्तक्षेप करती है तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, अपना आंदोलन करते हैं। आदिवासियों को आंदोलन की प्रमुख मांग, आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए। आदिवासी आंदोलन की जो प्रमुख मांगे होती है उन मांगों में सबसे पहला मांग होता है कि जो भी वन है उन वनों पर आदिवासी लोग का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। वनों के उत्पादों को इकट्ठा करके वन वृक्ष को लगाने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। जो वन में जो भी उत्पाद मिल रहे हैं उनको इकट्ठा करने का अधिकार किसको होना चाहिए, आदिवासी को होना चाहिए। और वन विभाग पर जो भी जमीन हो उस पर वृक्षारोपण करने का भी अधिकार किसको होना चाहिए, आदिवासी लोगों को होना चाहिए। जब ऐसी मांगे नहीं पूरी की जाती सरकार की तरफ से तो वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो आंदोलन करते हैं। आंदोलन देख लेते स्टूडेंट्स, भारत का किसान आंदोलन। भारत में अलग अलग समूहों पर किसान आंदोलन होते रहते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय भारत में किसान आंदोलन चालू है अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका हो गया, बिहार का कुछ इलाका हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसान आंदोलन चालू है, क्योंकि विधानसभा में 3 बिल पास किया गया है, 3 नीतियाँ पास की गई सरकार की तरफ से। उन नीतियों से किसानों को लगता है कि उनका क्या होगा, नुकसान हो सकता है, उनका जो आमदनी रहेगा उस आमदनी में क्या होगा, कमी आ जाएगी। इसलिए भारत में अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन अभी हाल में चालू है। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त
कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, अर्थात अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। ठीक है, तो भारत का किसान आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शासन में सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे। जब अंग्रेज शासन काल था भारत में, तो अंग्रेजों की अलग अलग नीतियों की वजह से, खराब नीतियों की वजह से जो किसानों को जितना उनका मेहनत होता था उसके हिसाब से उनको रकम नहीं मिलती थी। तो उस समय से किसान संगठित होकर अलग अलग आंदोलन करते, जैसे बारडोली, चंपारण, खेती की समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होगी। इसमें चंपारण का खेती आंदोलन आप लोगों को सीखा होगा कक्षा 8वीं में। वहाँ पर किसानों को, ये बिहार में है, ठीक है, चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। तो वहाँ किसानों को जो नगदी फसलें होती हैं, जैसे नील की खेती हो गई, ठीक है, कापूस की खेती, कपास की खेती हो गई, ये नगदी फसलें होती हैं जिनके उत्पादन करने के बाद अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। तो इनकी खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और इनका पैदावार करके जो अंग्रेज लोग होते हैं उसको क्या करते थे, भारत से उसका क्या करते थे, आयात करते थे। ठीक है, उसको यूरोपीय देशों को क्या करते थे, सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा काम करवाते थे, किसानों को ज़्यादा काम करवाया जाता था, और उनको वेतन जो होती थी बहुत कम दिया जाता था। 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे वो लोग काम करते थे, साथ ही साथ वेतन उनको बहुत कम मिलता था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से चंपारण में आंदोलन किया गया था खेती के लिए किसानों द्वारा। ठीक है, किसान आंदोलन के लिए महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी के विचारों की प्रेरणा ली जाती है। किसान आंदोलन के लिए अलग अलग लोगों की प्रेरणा ली जाती है। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने किसान आंदोलन के लिए महत्व दिया था। इस संबंध में कुछ सुधार के उदाहरण, चकबंदी अधिनियम, भूमि कानून। ये चकबंदी अधिनियम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1939 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1939 में खेती जमीन पर जो भी लोग खेती करते थे उनको क्या कहा जाता था, काश्तकार कहा जाता था। क्या कहा जाता, काश्तकार कहा जाता था, जिसके हिसाब से उनको 7/12 बनवाना पड़ता था, किस हिसाब से उनको 7/12 बनाना पड़ता था किसी भी जमीन पर अपना हक जमाने के लिए। ठीक है, तो जब वो दूसरे की जमीनों पर अपना खेती करते हैं उसको काश्तकार कहते हैं। और 1948 में काश्तकारों को ज़्यादा अधिकार मिल गया भारत में, और 1 अप्रैल 1957 की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1957 की भारत में कानून बनाया गया 32 ग के अनुसार 7 करोड़ भू स्वामी कहा जाता है। मतलब जिस जमीन पर वो लोग खेती कर रहे उस जमीन पर किसका अधिकार रहेगा, काश्तकारों का अधिकार रहेगा। और 40-50 वर्षों में काश्तकारों भूमि स्वामी हो गए, और वो जो काश्तकार जिस जमीन पर खेती करेंगे उस जमीन को लोग बेच नहीं सकते। यदि वो किसी कारण जमीन को बेचना है तो वहाँ की स्थानीय सरकार की सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। यह हो गया चकबंदी अधिनियम। ठीक है, के कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई, और लेकिन हरित क्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा। ये जो चकबंदी अधिनियम चालू किया गया था, इसके अनुसार जो किसान आंदोलन उसकी गति धीमी हो गई थी, किसानों को इससे क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन उसके बाद 1960-1970 के दशक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हरित क्रांति साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पर 1960-1970 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति किया गया था, जिसको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, इस हरित क्रांति के जो किसान धनी लोग थे उनको तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो किसान निर्धन थे, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अमीरी और गरीबी जैसी असमानता व्याप्त हो गई समाज के अंदर। उत्पादन बढ़ाने के लिए देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरित क्रांति की गई। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और भारत बहुत ही गरीब देश था। ठीक है, तो भारत के प्रत्येक जनता के लिए अनाज उपलब्ध करवा पाना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इसलिए हरित क्रांति की गई थी। ठीक है, ताकि भारत के हर एक व्यक्ति को अनाज मिल पाए। इससे क्या हुआ था, निर्धन जो किसान थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ, जो पैसे वाले थे वो लोग तो हरित क्रांति को अपना लिए। हरित क्रांति में जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग तकनीकी, अलग अलग जो खाद और जो उर्वरक है या रासायनिक पदार्थ वो लोग खरीद ले रहे थे, लेकिन जो निर्धन किसान थे जिनके पास पैसे नहीं थे वो इससे उनको लाभ नहीं हुआ। और किसानों में निर्धन और संपन्न किसान ऐसे 2 वर्ग बन गए, उनमें असंतोष बढ़ा और किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे, कृषि उपज को सही दाम मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले। स्वामीनाथन आयोग, ये स्वामीनाथन आयोग क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। तो कृषि में जो भी उपज हो रही है उसको सही दाम मिलना चाहिए, खेती को उद्योगों का दर्जा मिलना चाहिए। स्वामीनाथन का जो आयोग था उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाए। सरकार स्वामीनाथन द्वारा जो भी आयोग बनाई गई है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए।
कर्ज माफी, ऋण मुक्ति, राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगी थी। ये किसान संगठन की अलग अलग मांगी थी। क्या कि जो भी कृषि में उपज हो रही है उसको सही दाम मिलना चाहिए और खेती को भी एक उद्योग के दर्जा मिलना चाहिए। और स्वामीनाथन जो आयोग बनाया गया था उनके अंदर जो सिफारिशें की गई स्वामीनाथन आयोग में, उन सिफारिशों को मानना चाहिए। और जो किसानों का कर्ज है या जो किसान ऋणी है, जिन्होंने कर्जा लिया उनके कर्जे को माफ करना चाहिए आदि उद्देश्य से किसान आंदोलन किए जाते हैं। अब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स स्वामीनाथन आयोग क्या होता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 2004 में, ठीक है, 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसमें। इस आयोग में अध्यक्ष जो थे, हरित क्रांति के जो जनक थे ना, एम एस स्वामीनाथन, तो एम एस स्वामीनाथन को मतलब उनको हरित क्रांति मतलब इस आयोग के लिए प्रमुख नियुक्त किया गया। इसलिए इस आयोग का नाम स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। एक्चुअल में उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय कृषि आयोग, लेकिन स्वामीनाथन उसके मेन थे इसलिए स्वामीनाथन आयोग इसको कहा जाता है। ठीक है, और 4 अक्टूबर 2016 को इन्होंने अपना छठा अहवाल सरकार के सम्मुख रखा, जिसके अंदर अलग अलग बातें उन्होंने की। लगभग महत्वपूर्ण 6 बातें उन्होंने की थी, जिन बातों में था कि जो भी उत्पादन खर्च रहेगा उसको छोड़कर कृषि उत्पाद को वास्तविक मूल्य से 50% हो। वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और खेती उत्पाद को आधारभूत मूल्य मिलना चाहिए। जो भी खेती उत्पाद हो रहा है उसको आधारभूत मतलब इतना ज़्यादा मूल्य मिले, इतना मूल्य मिले ताकि किसानों को नुकसान न हो। और विदेशों से आयात किए जाने पर, अगर विदेशों से कोई सामान आयात की जा रही है तो उस पर क्या लगाया जाए, कर लगाया, टैक्स लगाया जाए। ठीक है, अकाल और बाढ़ जैसी आपदा आने पर, ठीक है, किसानों को आपातकालीन निधि देना चाहिए, किसानों को मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, आपातकालीन स्थिति आने पर कृषि के लिए सिंचाई और विद्युत आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था की जाए। कृषि के लिए क्या होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे किसानों की अलग अलग मांग थी। फसल कर्ज की ब्याज दर कम की जाए। जो फसल कर्ज है, फसलों अलग अलग किसान फसल उगाने के लिए अलग अलग कर्ज लेते हैं और कर्जों का जो ब्याज दर होता है उस ब्याज दर को कम किया जाए। जब ब्याज दर कम रहेगा तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा और किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना अनाज उगा पाएंगे। और जो किसानों की जो आत्महत्या की जो अलग अलग मामले आते रहते हैं कर्जे को लेकर, वो आत्महत्या के मामले भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। किसान को उचित दर पर बीज और यंत्र सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार द्वारा किसान को उचित मूल्य पर बीज और यंत्र सामग्री मिलनी चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग मांगे होती हैं किसान आंदोलन की। और स्वामीनाथन जो आयोग मैंने बताया ना 4 अक्टूबर 2016 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने प्रस्तुत किया था सरकार के सम्मुख। तो अलग अलग मांगे थी उनमें, जिसके अंदर मैंने 5-6 मांगे आपको बताई है। अगला देख लीजिए श्रमिक आंदोलन। ये श्रमिक आंदोलन कब हुआ था, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, यूरोप में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, अलग अलग मशीनें निर्माण की गई थी, कपड़ा मिल, रेल कंपनियां स्थापित की गई थी। तब उस समय भारत में भी कपड़ा मिल, रेल कंपनी स्थापित की गई थी, जिसकी वजह से अलग अलग श्रमिकों को मतलब कम वेतन पे ज़्यादा काम करवाया जाता था। ठीक है, उनको वेतन बहुत कम किया जाता था और जो काम का समय था वो निश्चित नहीं था कि हाँ इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करना है, कोई समय निश्चित नहीं था और ज़्यादा मेहनत करवा के कम वेतन दिया जाता है, जिसकी वजह से श्रमिक आंदोलन किया गया था भारत के अंदर। भारत में श्रमिक आंदोलन का औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि रही है। मतलब जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से श्रमिक आंदोलन बहुत तेजी से हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, जब 19वीं शताब्दी चली तो उसमें कपड़ा मिल बनाए गए, रेल कंपनियां जैसे उद्योग शुरू हो गए भारत के अंदर। 1899 में रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थी। 1899 में सबसे पहली बार श्रमिकों का आंदोलन किया गया था, जो रेल कंपनियों में मजदूर काम करे थे उनको, ठीक है, उनके द्वारा। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 1920 में व्यापक संगठन की स्थापना की गई। इन श्रमिकों के जो भी उद्देश्य थे, जो भी प्रश्न थे, उनको हल करने के लिए 1920 में व्यापक संगठन की स्थापना की गई। यह संगठन का नाम क्या था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम दिया जाना जाता है। ठीक है, अब श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। 1960 ई और 70 ई के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, भारतीय श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियों जैसे उद्योग शुरू हो गए। सही बात है, जो श्रमिक आंदोलन हुआ था वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। ठीक है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय, इंग्लैंड में बोलिए या तो यूरोप में बोलिए, तो भारत में भी कपड़ा उद्योग और जो रेल कंपनियां थी वो स्थापित की गई थी, जिसकी वजह से श्रमिकों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा था और बाद में जाके श्रमिकों ने क्या किया था, उसके लिए आंदोलन किया था। अब आगे, परंतु
1980 में श्रमिक आंदोलन बिखर गया। जो 1960 और 70 तक जो श्रमिक आंदोलन बहुत प्रभावशाली था, 1980 में श्रमिक आंदोलन क्या हो गया, बिखर गया। उसका मेन कारण क्या था, वैश्वीकरण। क्या कारण था उसका, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब हर एक देश क्या हो जाएगा, दूसरे देशों के लिए अपने बाजार को क्या कर देगा, खोल देगा। कोई भी देश जाकर किसी भी देश में बाजार और व्यापार कर सकता है, उसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो पूरे देश में श्रमिकों को नए प्रश्न उभर कर आए। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ अस्थिर रोजगार। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। जो रोजगार मिलता था वो कुछ समय के लिए होता था, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए रोजगार होते थे। ठीक है, ठेकेदारी मजदूरी। ठेकेदारी मजदूरी मतलब मजदूर ठेकेदारी पर कार्य करने लगे थे। जैसे 6 महीने का ठेका हो गया, 1 साल का ठेका हो गया। जब वो ठेका खत्म हो जाता था तो वो मजदूर क्या हो जाते थे, बेरोजगार हो जाते थे। वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने की निश्चित समयावधि न होना। कार्य करने की जो समयावधि थी कि 8 घंटा काम करना है कि 10 घंटा काम करना है, इस काम करने की जो समयावधि थी वह निश्चित नहीं थी। काम की जगह असुरक्षता, काम की जगह पर असुरक्षता मतलब उनके साथ किसी तरह का सही से व्यवहार न होने की वजह से अस्वस्थता आदि आज के श्रमिक आंदोलन का सम्मुख निम्न समस्याएं है। आज ये अलग अलग समस्याओं की वजह से श्रमिक आंदोलन आज भारत में होते हैं, अलग अलग देशों में भी होते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा स्टूडेंट्स कि किसान आंदोलन क्या होता है, फिर आदिवासी आंदोलन और बाद में हमने देखा सबसे लास्ट में श्रमिक आंदोलन। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे आने वाली वीडियोस और अच्छी बनती है। ठीक है, यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।